हेलो व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एलएलबी जंक्शन में आप सभी को स्वागत है। आज जो हम लोग टॉपिक डिस्कस करेंगे इस वीडियो में वो है हमारा वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसीडरेशन। मतलब लीगल रूल्स क्या है कंसीडरेशन का, कंसीडरेशन को हम लोग कब वैलिड मानेंगे, उसी को हम लोग आज इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से ब्रीफली विद एग्जांपल डिस्कस करेंगे। इसका पिछला वीडियो जो भी नहीं देखा है, जिन्होंने भी अभी वीडियो मेरा अभी इस वीडियो को देख रहे होंगे, जो पिछला वीडियो नहीं देखा है, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों कि आप लोग पिछला वीडियो जरूर देख ले, ताकि आप लोग को इस वीडियो में बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आए। क्योंकि जो कंसिडरेशन जो हमारा टॉपिक है, मतलब जो जिसको हम लोग इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 में हम लोग देखेंगे कि कंसिडरेशन को मीनिंग क्या है, हम कॉन्ट्रैक्ट के अंदर कंसिडरेशन को क्या बोलते हैं, यानी कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 जो है वो कंसिडरेशन को क्या बोल रहा है, ठीक है ना। तो सेक्शन 2D जो कि हम लोग पिछले वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, उसका मीनिंग क्या है, और आज हम लोग पढ़ेंगे वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। इसलिए मैं तुम लोग से रिक्वेस्ट कर रहा हूं, जो भी मेरा पिछले वीडियो नहीं देखा है, अगर देखना चाहते हो तो आप लोग इसी चैनल पे आप लोगों को थंबनेल लगा हुआ मिल जाएगा कि मीनिंग ऑफ कंसिडरेशन अंडर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके हम लोग आज का वीडियो को शुरू करते हैं, जो कि है हमारा वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। मतलब कब हम लोग कंसिडरेशन को वैलिड मानेंगे, उसी को हम लोग आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो पहला पॉइंट मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, जो पहला इसेंशियल है उसको मैं बोर्ड पे लिख रहा हूं, वो है कंसिडरेशन must be at the desire of promisor. Consideration must be at the desire of promisor. ये है हमारा पहला कंसिडरेशन कि कंसिडरेशन मस्ट बी मूव। सॉरी दोस्तों, मैं यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक कर दिया, एक वर्ड यहाँ पे लिखना मैं भूल गया, इसलिए मैं पूरा मिटा रहा हूँ, ठीक है ना दोस्तों। सॉरी इसके लिए तुम लोगों से। यहाँ पे होगा कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर, एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। ये है हमारा वैलिड इसेंशियल, यानी कि पहला जो वैलिड इसेंशियल है वो है हमारा क्या, कि कंसिडरेशन मस्ट बी मूव एट द डिजायर ऑफ प्रोमिसर। मतलब दोस्तों जो हमारा कंसिडरेशन है वो किसकी इच्छा से मूव करेगा, किसकी इच्छा से मूव करेगा, वो प्रोमिसर की इच्छा से। हमारा जो कंसिडरेशन है वो हर समय मूव करेगा, किसकी इच्छा से मूव करेगा, प्रोमिसर की इच्छा से मूव करेगा। प्रोमिसर कौन, सपोज ये एक पार्टी ए है और ये पार्टी बी है। पार्टी ए पार्टी बी को क्या बोल रहा है कि मेरा जो वॉच है वो मैं तुमको 1000 रुपया में बेचना चाहता हूं। तो इसने क्या किया, इसने ऑफर बनाया किसको, पार्टी बी, इसको पार्टी बी को ए ने ऑफर बनाया क्या, कि मेरे पास एक वॉच है, मैं उसको 1000 रुपये में बेचना चाहता हूं। और ये पार्टी बी क्या बोला, पार्टी बी ने एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं तुम्हारा वॉच 1000 रुपया में खरीदना चाहता हूं। तो इस केस में ये जो पार्टी ए है ये क्या बन गया, प्रोमिसर। ये क्या बन गया, प्रोमिसर। और जो पार्टी बी है ये क्या बन गया, प्रोमिसी। तो इसका मतलब समझ में आ गया, प्रोमिसी कौन, प्रोमिसी कौन, जो ऑफर को बनाता है उसको हम लोग प्रोमिसी बोलते हैं, और जो ऑफर में एक्सेप्टेंस देता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग प्रोमिसी बोलते हैं, ठीक है ना। इसके रिगार्डिंग में मैं वीडियो बना चुका हूं इसी चैनल में, प्रोमिसर किसे कहते हैं, ऑफर किसे कहते हैं, प्रोमिसी किसे कहते हैं, मैं सब इस चैनल पे तुम लोग को, अगर तुम लोग देखना चाहते हो तो देख सकते हो। पूरा कॉन्सेप्ट तुम लोग को, पूरा इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट मैं तुम लोग को इस चैनल पे पढ़ाऊंगा, और उसके बाद तुम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट के अंडर मैं आशा करता हूं कि तुम लोग को उसके बाद कभी डाउट नहीं रहेगा। मैं बहुत ही अच्छी तरीके से सिंपल लैंग्वेज में तुम लोग को इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जितना भी सारे टॉपिक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक जितने भी सारे हैं, जितने भी सारे सेक्शंस है,
मैं तुम लोग को बहुत ही अच्छी तरीके से इस चैनल पे धीरे धीरे करके मैं एक एक वीडियो डालते हुए तुम लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से क्लियर करूंगा। तो समझ में आ गया प्रोमिसर मतलब? तो इसकी इच्छा से कंसिडरेशन क्या होगा, हमेशा मूव होगा। ये जो बोलेगा वैसे ही प्रोमिसी को इसको कंसिडरेशन देना पड़ेगा, ठीक है ना। तो पहला पॉइंट सबको क्लियर, मैं पहला पॉइंट को मिटाता हूं, अब सेकंड पॉइंट पे हम लोग चलेंगे। पहला पॉइंट सबको क्लियर, मुझे मैं आशा करता हूं सबको क्लियर हो गया पहला पॉइंट। पहला पॉइंट मतलब पहला जो हमारा लीगल रूल्स, यानी कि जो हमारा पहला वैलिड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। तो दोस्तों जो हमारा सेकेंड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन है वो है हमारा, जो सेकेंड एसेंशियल है उसको अभी मैं बोर्ड पे लिखता हूं, तुम लोग देखो मेरे साथ। अगर तुम लोग भी लिखना चाहते हो तो दोस्तों लिख सकते हो। कंसिडरेशन may be move from promisee or any other person ये है हमारा दूसरा एसेंशियल जो कि इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट बताता है। क्या बताता है हमें? कि जो हमारा कंसिडरेशन है मे बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। मतलब जो कंसिडरेशन है हमारा वो एक तो प्रोमिसी मूव कर सकता है और नहीं तो प्रोमिसी के बिहाफ में कोई दूसरा बंदा भी मूव कर सकता है। क्या समझ में आया? यहाँ पे मैं फिर से रिपीट करूं एक बार मतलब का, इस पॉइंट का मतलब कंसिडरेशन मे बी मूव फ्रॉम प्रोमिसी और एनी अदर पर्सन। इसका मतलब जो कंसिडरेशन रहेगा वो एक प्रोमिसी मूव कर सकता है और नहीं तो प्रोमिसी की बिहाफ में कोई और बंदा एनी अदर पर्सन भी मूव कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये है पार्टी ए, ये है पार्टी बी। पार्टी ए क्या बोल रहा है कि मेरे पास एक स्कूटर है, मैं उसे 15,000 रुपया में बेचना चाहता हूं। इसने ऑफर बनाया बी को। बी ने क्या किया? ए को एक्सेप्टेंस दिया कि हाँ मैं तुम्हारे जो स्कूटर है उसको मैं 15,000 रुपया में खरीदना चाहता हूं, लेकिन ये जो 15,000 रुपया है वो तुम्हें सी देगा। कौन देगा? वो तुम्हें सी देगा। इसका मतलब क्या हुआ? प्रोमिसी मूव नहीं कर रहा है कंसिडरेशन, लेकिन प्रोमिसी की बिहाफ में कौन मूव कर रहा है? सी मूव कर रहा है किसको? ए को 15,000 रुपया कंसिडरेशन। तो ये भी हो सकता है। एक तो कंसिडरेशन मूव फ्रॉम प्रोमिसी, प्रोमिसी तो कर ही सकता है और प्रोमिसी की बिहाफ में कोई अदर पर्सन भी कर सकता है। ये है हमारा सेकेंड एसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन। अब हम लोग थर्ड एसेंशियल में चलते हैं, इसको मैं मिटाता हूं, ठीक है ना। सबको समझ में आ रहा है? मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ। यहां से मुझे सब कुछ समझ में आ रहा है। मैं जैसे समझाऊंगा लॉ, मुझे लगता नहीं है तुम लोग को इसके बाद डाउट रहेगा, क्योंकि मैं जैसे समझाऊं इसी तरीके से, ठीक है ना। मैं वैसे तुम लोग को बहुत ही इजी लैंग्वेज में, बहुत ही इजी तरीके से विद एग्जांपल, केस लॉ, ताकि तुम लोग के दिमाग में जब तक तुम लोग प्रैक्टिस करने जाओगे जब, तब भी तुम लोग के दिमाग में हाँ ये, हाँ इसका मतलब ये है, ठीक है ना। इसलिए मैं ऐसे तुम लोग को समझाऊंगा। तो अभी हम लोग थर्ड एसेंशियल जो है, थर्ड एसेंशियल हमारा क्या है? दो एसेंशियल हम लोग पढ़ लिए। दो एसेंशियल मतलब टू लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन। अब हम लोग पढ़ेंगे थर्ड एसेंशियल क्या है भाई कंसिडरेशन का। तो थर्ड एसेंशियल जो कंसिडरेशन का है वो है कंसिडरेशन must be past, not must be दोस्तों, यहां पे होगा कंसिडरेशन may be past, फ्यूचर और प्रेजेंट। इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है तुम लोग को पढ़ने के बाद? कि कंसिडरेशन जो है वो मे बी पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है और प्रेजेंट हो सकता है। क्या क्या हो सकता है? पास्ट हो सकता है, फ्यूचर हो सकता है और प्रेजेंट हो सकता है। और पास्ट, फ्यूचर, प्रेजेंट का मतलब ऐसा एक्ट और एब्स्टिनेंस जो तुमने बहुत दिन आगे करके आए हो या किए हो, बहुत दिन आगे पास्ट में किए हो, ऐसा कुछ एक्ट और ऐसा कुछ एब्स्टिनेंस।
एक्ट मतलब कुछ कार्य, एब्स्टिनेंस मतलब कुछ कार्य ना, जो मतलब कुछ काम तुमने नहीं किया उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एब्स्टिनेंट, और कुछ काम तुमने किया उसको हम लोग बोलते हैं एक्ट। तो ऐसा काम जो तुम भूतपूर्व मतलब पास्ट में किए हो उसके बदले में तुमको कंसिडरेशन मिल सकता है, यानी कि ऐसा काम तुम पास्ट में किए हो उसके बदले तुमको कंसिडरेशन मिल सकता है। और एब्स्टिनेंस मतलब ऐसा काम तुमने नहीं किए हो किसी के बोलने पर, तो वैसे भी तुम लोग उस केस में भी तुमको कंसिडरेशन मिल सकता है। वैसे ही सेम टू सेम फ्यूचर में, फ्यूचर मतलब कुछ काम तुम करोगे या कुछ काम करने से रुकोगे, उस केस में तुमको, फ्यूचर में करोगे अभी नहीं, फ्यूचर में कुछ काम करोगे और नहीं तो फ्यूचर में कुछ काम करने से रुकोगे, उस केस में तुमको कंसिडरेशन मिल सकता है। प्रेजेंट मतलब कुछ काम अभी करोगे उसके बदले कंसिडरेशन मिलेगा, या कुछ काम तुम नहीं करोगे किसी के बोलने पर, उस केस में तुमको कंसिडरेशन मिलेगा। तो यही है थर्ड इसेंशियल का मतलब कि कंसिडरेशन किसी पास्ट काम करने के वजह से ही मिल सकता है, नहीं करने की वजह से ही मिल सकता है, कोई काम फ्यूचर में करने की वजह से ही मिल सकता है, नहीं करने की वजह से ही मिल सकता है, कुछ काम प्रेजेंट में करने से ही मिल सकता है, नहीं करने से भी तुमको क्या मिल सकता है, कंसिडरेशन। दिस इज द मीनिंग ऑफ थर्ड लीगल रूल्स एंड वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू आवर इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है ना। अब हम लोग फोर्थ जो हमारा इसेंशियल है उसको हम लोग डिस्कस करते हैं। तो यही था पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर, सिंपल मीनिंग है, कुछ घबराने वाली बात नहीं है दोस्तों। कितना हो गया, 3 लीगल रूल्स हो गया। अब फोर्थ क्या है हमारा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जो फोर्थ हमारा इसेंशियल है वो है कंसिडरेशन need not to be adequate। ये बहुत समझने वाली बात है दोस्तों, इस वाली पॉइंट को यहाँ पे क्या बता रहा है, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट। इसका मतलब कि कंसिडरेशन जो है हमारा वो सफिशिएंट नहीं होने से भी हम उसे कंसिडरेशन मान सकते हैं। ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट होना पड़ेगा, एग्जैक्ट यानी कि अनसफिशिएंट होने से भी हम उसको कंसिडरेशन मान सकते हैं, सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल मैं तुम लोग को देता हूं, सपोज ए एक बंदा है, ठीक है ना, और ये बी एक बंदा है, ठीक है ना। अब ए क्या कर रहा है, अपना कार को बेचना चाहता है, ए बी को अपना कार बेचना चाहता है, लेकिन उसका जो कार है उसका रियल प्राइस है कितना, सपोज 2 लाख इसका कार का रियल प्राइस है जो उसे वो बेचना चाहता है। लेकिन इसने क्या किया, इसने इसको 50,000 में बेच दिया। तो दिस इज ऑल्सो लीगल कंसिडरेशन, इसको हम लोग लीगल कंसिडरेशन मानेंगे। ऐसा नहीं कि 2 लाख में कार है तो 2 लाख में बेच सकता है, वो कम में बेच सकता है, ज्यादा में भी बेच सकता है, वो दोनों ही हम लोग क्या करेंगे, लीगल कंसिडरेशन मानेंगे। 2 लाख है तो 2 लाख में बेचना पड़ेगा, अगर नहीं बेचता है तो वो लीगल कंसिडरेशन नहीं, ऐसा बात नहीं है। सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, अनसफिशिएंट भी हो सकता है, एग्जैक्ट होना जरूरी नहीं है। इसलिए 50,000 में भी ये कार बेच सकता है। लेकिन अगर इसमें केस कोर्ट में जाता है, मतलब दिस सर्कमस्टेंसेस के रिगार्डिंग, तो इसमें कोर्ट क्या चेक करता है कि क्या तुम क्वार्शियन, क्या तुम्हारे ऊपर क्वार्शियन, फ्रॉड, अंडू इन्फ्लुएंस, इस तरीके से तो तुम्हारा तुमको देने के लिए फोर्स तो नहीं किया है कोई, ऐसा कोर्ट चेक करता है। अब तुम लोग दिमाग में आ रहा होगा क्वार्शियन, फ्रॉड, मतलब क्वार्शियन, फ्रॉड और अंडू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या है। तो दोस्तों इसके बाद जो हम लोग वीडियो लाएंगे उसमें हम लोग सेक्शन 15, 16, 17 ये सब इसको डील करता है। किसको, क्वार्शियन, फ्रॉड, अनट्रू इन्फ्लुएंस, मिस रिप्रेजेंटेशन, उसके बाद मिस्टेक, दिस ऑल हम लोग सबको हम लोग अच्छी तरीके से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। अभी थोड़ा ये जान लो, क्वेश्चन का मतलब किसी को थ्रेट देके डरा धमका के अगर कंसेंट लिया जाए, फ्रॉड करके कंसेंट लिया जाए। अंडर इन्फ्लुएंस मतलब कोई डोमिनेंट पोजीशन पे है, उस पोजीशन का फायदा लेके किसी का कंसेंट ले रहा है, ठीक है ना। ये सब हम लोग पढ़ेंगे फ्री कंसेंट के अंदर, जब हम लोग
सेक्शन 14, 15, 16, 17 को डिस्कस करेंगे इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, ठीक है ना। अभी इतना ही समझ लो, ठीक है। तो यही था, कंसिडरेशन नीड नॉट टू बी एडिक्वेट, कंसिडरेशन सफिशिएंट होना जरूरी नहीं है, सिंपल मीनिंग यही है, ठीक है ना। अनसफिशिएंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल मैंने तुम लोग को दिया कि इसका जो कार बेचना चाहता है बी को कार बेचना चाहता है, लेकिन कार का रियल प्राइस 2 लाख है, लेकिन ए ने क्या किया 50,000 रुपए में बेच दिया। बेच सकता है, हम लोग इसको वैलिड कंसिडरेशन मानेंगे, कोई बात नहीं, अकॉर्डिंग टू सॉरी दोस्तों, अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872, ठीक है। अब हम लोग चलते हैं जो हमारा फिफ्थ इसेंशियल है, ठीक है ना। वीडियो थोड़ा लॉन्ग जा रहा है दोस्तों, लेकिन तुम लोग को क्लियर होना सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। वीडियो लॉन्ग जाने का कोई बात नहीं, जा सकता है लॉन्ग, लेकिन अगर मैं 30 मिनट यहाँ पे वेस्ट करूंगा तो क्या तुम लोग आशा करोगे, क्या तुम लोग मतलब चाहोगे कि मैं इस इतना बड़ा वीडियो में टाइम वेस्ट कर रहा हूं, तो मुझे सीखना पड़ेगा ना। तो अगर 30 मिनट मैंने वीडियो में टाइम वेस्ट करोगे, तुमको और टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, तुमको फुल कंसेप्ट क्लियर होगा। अब ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करके हम लोग दूसरा पॉइंट पे जाते हैं, जो हमारा फिफ्थ इसेंशियल है, ठीक है ना। जो हमारा फिफ्थ इसेंशियल है दोस्तों, वो है कंसिडरेशन must be real and not illusory, ठीक है ना। तो दोस्तों हमारा जो ये पॉइंट है, इसको तुम लोग को शायद ये पढ़ के समझ में आ रहा होगा कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड नॉट इल्यूसरी। मतलब कंसिडरेशन जो है वो ऐसा होना चाहिए ताकि वो वास्तविक में पॉसिबल हो। ऐसा कंसिडरेशन नहीं होना चाहिए जो अवास्तविक है, वास्तविक होना जरूरी है, जो कंसिडरेशन पॉसिबल हो सकता है, ठीक है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं दूं कि कोई एक बंदा बोल रहा है, सपोज ये पार्टी ए है और ये पार्टी बी है, ओके। अब ये पार्टी क्या बोल रहा है कि मैं तुमको तो अपना कार बेचना चाहता हूं। सपोज ये बंदा कार छोड़ो, कार बहुत हम लोग डिस्कस कर लिया, अब दूसरा थोड़ा एग्जांपल देते हैं। सपोज क्या बोला ए ने बी को कि तुम एक काम करो, तुम मेरे लिए एक, सपोज पकड़ लो, एक फर्नीचर मुझे लाके दो, उसके बदले मैं तुमको आसमान से एक तारे लाके दूंगा, एक स्टार तुमको लाके दूंगा। दिस कंसिडरेशन इज पॉसिबल। ये बंदा क्या ला सकता है तारा, इसके लिए ला सकता है कि नहीं ला सकता है? तुमको क्या लगता है? इसने जो बोल दिया कि तुम वो फर्नीचर मेरे घर पे लाके दो, मैं उसके बदले तुम्हारे लिए आसमान से एक तारा लेके आऊंगा। पॉसिबल? दिस इज पॉसिबल? दिस इज नॉट ए पॉसिबल। इसीलिए जो फिफ्थ इसेंशियल बता रहा है कि कंसिडरेशन मस्ट बी रियल एंड इल्यूसरी। मतलब कंसिडरेशन जो है वो वास्तविक होना चाहिए, अवास्तविक होने से वो कंसिडरेशन को हम लोग वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। अब इसको भी हम लोग डिस्कस कर लिए। अब हम लोग छठा पॉइंट पे चलते हैं, ठीक है ना। सिक्स्थ पॉइंट हमारा और सेकंड लास्ट पॉइंट ऑफ वैलिड इसेंशियल, यानी कि लीगल रूल्स ऑफ कंसिडरेशन अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो हमारा छठा जो वैलिड इसेंशियल यानी कि लीगल रूल है वो क्या है? कंसिडरेशन must be lawful और लीगल। ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है ना, कि हमारा कंसिडरेशन मस्ट बी लॉफुल और लीगल। इसका मतलब जो कंसिडरेशन है वो क्या होना चाहिए? लॉफुल होना चाहिए और लीगल होना चाहिए। कोई अनलॉफुल काम करने की वजह से कंसिडरेशन अगर तुम लेते हो तो वो कंसिडरेशन क्या होगा? वैलिड नहीं होगा, वॉइड होगा, इनवैलिड कंसिडरेशन होगा। उस केस में क्या होगा? तुम्हारा जो कॉन्ट्रैक्ट होने वाला होगा वो, अगर एग्रीमेंट तो बन जाएगा, एग्रीमेंट तो हर एक किसी में बनता है, लेकिन वो कभी कॉन्ट्रैक्ट नहीं बनेगा। उसको तुम इन्फोर्स नहीं करा सकते हो लॉ के आइस में, ठीक है ना। इसीलिए उसको हम लोग वैलिड कंसिडरेशन नहीं मानेंगे। उसके इसमें आपका कॉन्ट्रैक्ट क्या होगा? कॉन्ट्रैक्ट आपका क्या होगा? वॉइड कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है ना। तो कंसिडरेशन भी मस्ट भी क्या होना चाहिए? लीगल लॉफुल होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए सपोज देखो ये है ए, ये है बी,
अब ए क्या बोलता है कि तुम सी को मर्डर कर दो, तुम सी को मर्डर कर दो, उसके बदले में मैं तुमको 5 लाख रुपया दूंगा। क्या ये कंसिडरेशन लॉफुल है, लीगल है? ये एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? ये एग्रीमेंट क्या कॉन्ट्रैक्ट बनेगा? बताओ। एन एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल बाय लॉ क्या बनेगा? जो कि हमारा कौन बताता है कॉन्ट्रैक्ट? अगर तुम लोग वीडियो देख चुके हो मेरा तो तुम लोग को शायद सबको पता होगा, एन एग्रीमेंट विच इज इम्पॉसिबल बाय लॉ इज नोन एज कॉन्ट्रैक्ट विच इज डिफाइंस सेक्शन 2H ऑफ द इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। ठीक है, तो ऐसा केस में ये एक लॉफुल कंसिडरेशन नहीं बन सकता है कि 5 लाख रुपया दूंगा तुम सी का मर्डर कर दो। मर्डर करना क्या लॉफुल है कुछ? क्या ये लॉफुल एक्ट है क्या? ये एक्ट को तो हम लोग आईपीसी में क्या बता के रखा था? आईपीसी में क्या बता के रखा था? आईपीसी सेक्शन 302, आईपीसी सेक्शन 302 क्या बताता है? अगर मर्डर करते हो तो जेल जाना पड़ेगा। और हमारा जो 1 जुलाई 2024 के बाद जो नया कानून आया है, कौन सा नया कानून? जो है बीएनएस यानी कि भारतीय न्याय संहिता सेक्शन 103 क्या बताता है? मर्डर करते हो तो मिनिमम 10 साल के लिए जेल जाना पड़ेगा और वो एक्सटेंड हो सकता है 15 to 20 years एज पर केस सर्कमस्टेंसेस। ये बात याद रखना, ठीक है? ये बात याद रखना, इसीलिए ऐसा कंसिडरेशन कभी लॉफुल कंसिडरेशन नहीं हो सकता है। अब हम लोग लास्ट पॉइंट को डिस्कस करेंगे जो कि हमारा लीगल रूल ऑफ कंसिडरेशन का लास्ट लीगल रूल है, जिसको हम लोग दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है, ठीक है ना? जो कि है हमारा कंसिडरेशन, लास्ट इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन, जो कि है कंसिडरेशन क्या है? मस्ट मे बी, कंसिडरेशन मे बी एक्ट और एब्सटिनेंस, एक्ट और एब्सटिनेंस। इसका मतलब कंसिडरेशन क्या होगा? कंसिडरेशन एक्ट हो सकता है और कंसिडरेशन एक एब्सटिनेंस भी हो सकता है, इसको छोड़ के भी हो सकता है, लेकिन एक्ट और एब्सटिनेंस तो होगा ही। कुछ काम करना, कुछ काम करने से रुकना, यानी कि कुछ काम नहीं करना, सिंपल मतलब। एक्ट मतलब कुछ काम करना, एब्सटिनेंस मतलब कुछ काम करने से रुकना, बस सिंपल मीनिंग। तो कंसिडरेशन कुछ करना भी हो सकता है, कुछ काम करने से, कुछ काम नहीं भी करना हो सकता है। दिस इज द 7th पॉइंट एंड दिस इज आवर इसेंशियल ऑफ, माने वैलिड रूल, यानी कि वैलिड रूल भी बोल सकते हो, वैलिड इसेंशियल भी बोल सकते हो। कंसिडरेशन का 7th रूल्स है जो हम लोग को दिमाग में रखना बहुत ही जरूरी है। अगर एग्जाम में आता है तो तुम लोग ये 7 रूल्स को ही लिखोगे, हमारा कौन सा? वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन का, ठीक है ना? तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताओ इस वीडियो को देखने के बाद किसको क्लियर नहीं है वैलिड इसेंशियल ऑफ कंसिडरेशन का, जितना भी पॉइंट मैंने इस वीडियो में तुम लोग को करवाया, ठीक है ना? ठीक है ना? सेक्शन 25 को बता दिया। सेक्शन 25 क्या बताता है हमारा? सेक्शन 25 इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का जो सेक्शन 25 है वो क्या बताता है हमको कि एन एग्रीमेंट मेड विदाउट कंसिडरेशन इज वॉइड। ये हमको कौन बताता है? सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट ICA 1872 हमें ये बताता है कि अगर कोई एग्रीमेंट कंसिडरेशन के बिना बनता है तो वो वॉइड होगा। अब सबसे जरूरी वाली बात, इंपॉर्टेंट बात, ये जो सेक्शन 25 है जो बता रहा है कि विदाउट कंसिडरेशन एग्रीमेंट वॉइड होता है, इसका भी एक्सेप्शन है, जहां पे कंसिडरेशन नहीं होने से भी एग्रीमेंट वॉइड नहीं होगा। इसका भी एक्सेप्शन है दोस्तों, जो एग्जाम में कभी कभी पूछता भी है। जिन लोगों का सेमेस्टर में प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का पेपर है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट 1 का पेपर है, ये क्वेश्चन भी कभी कभी आता है कि सेक्शन 25 का
राइट 3 or 2 एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। डायरेक्ट ऐसा क्वेश्चन डालेगा कि सेक्शन 25 का 3 एक्सेप्शन विथ एग्जांपल तुम लोग एक्सप्लेन करो, डायरेक्ट आ जाएगा। राइट एनी 3 इसेंशियल एक्सेप्शन ऑफ सेक्शन 25 ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872। तो एक्सेप्शन को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छी तरह डिस्कस करेंगे, ताकि एग्जाम में अगर आएगा तो तुम लोग लिख सकते हो। तो इस वीडियो को हम लोग यहीं पे खत्म करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो के साथ दोस्तों हम लोग बहुत जल्दी लौटेंगे। थैंक यू सो मच।